ठीक है, इसको कहते हैं कोलिमेटिंग लेंस, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जो लाइट एमिट हो रही है, देखो ये लाइट यहां से पास हो रही है कोलिमेटिव लेंस के ऊपर, जाके टकरा रही है सीधे खड़े वॉल के ऊपर जो कि 90 डिग्री पे, और देन यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इसी पॉइंट पे आ जा रही है। हमें कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला। एक केस ये वाला होता है जब का ये आगे गोल गोल घुमा पड़ा है, देन ये हमारा पूरा का पूरा शाफ्ट है। तो शाफ्ट में जो आपने ये ऊपर का हिस्सा इतना बचा लिया है, ये है हमारी टॉलरेंस। टॉलरेंस कैसे, देखो आपकी ये जो यहां से लेके यहां तक है। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डैट इज एमए स्पेस के ऊपर। मैं हूं आदित्य ठाकुर और आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं हमारे इस सब्जेक्ट सीरीज दैट इज मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी की लास्ट यूनिट। यानी इस यूनिट के बाद हम लोगों का पूरा सिलेबस, पूरी की पूरी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगी मेजरमेंट के रिगार्डिंग। इसका एक शॉर्ट फॉर्म नाम भी है जो क्लासेस में अक्सर बच्चे यूज करते हैं, डेट इज एम। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसका जो एम नाम है ये अक्सर क्लासेस में यूज होता है। और जो मैं लेकर आया हूँ आज यूनिट नंबर 5 होने वाली है। यूनिट नंबर 5 के हाथ में इसका जो सब्जेक्ट कोड है डेट इज BME 701। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसका 701 सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। कंप्लीट वन शॉट से मेरा मतलब ये कि सिर्फ एक वीडियो के अंदर आप लोग पूरी यूनिट नंबर 5 आगे से लेके पीछे तक सब पढ़ देने वाले हो। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं जानते होंगे, मैं उन लोगों को बताता हूँ कि मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट जो है ये पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट था। आप लोगों ने अप्रोक्सीमेट खत्म ही कर दिया, लास्ट यूनिट बची है, तो इसमें आप लोग थोड़ा लिखने पे ध्यान देना, ठीक है। देन शुरू करते हैं। अब देखो यूनिट नंबर 5 का जो सिलेबस है, AKTU के साइट पे भी आप जाके देखोगे तो सेम ही देखने को मिलेगा। लेटेस्ट वाला सिलेबस है, मैंने भी वहीं से उठा के जो है पेस्ट करा है यहाँ पे, मतलब जो है आप कह सकते हो कि वहां से उठा के यहाँ पे मैंने लिखा है उनको। तो देखो सबसे यूनिट नंबर 5 का सिलेबस 2 टुकड़ों में डिवाइड है। पहला तो ये दिख रहा होगा आपको, एंड देन दूसरा है इंटरफेरोमेट्री, ठीक है। हम ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले पार्ट 1 को पढ़ेंगे फिर पार्ट 2 को पढ़ेंगे। अब देखो पार्ट 1 के अंदर लिमिट, फिट, टॉलरेंस और सरफेस रफनेस, यही 4 चीज है बेसिकली। अब देखो इंट्रोडक्शन है लिमिट की, क्या होता है, फिट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है। लिमिट गेज मैं इस यूनिट में नहीं पढ़ाने वाला हूं, पहले बता देता हूं आपको, क्योंकि लिमिट गेज मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है। अगर आप लोग चाहते हो लिमिट गेज को पढ़ना तो आप वहां से जाके पढ़ लेना, यूनिट नंबर 4 के अंदर लिमिट गेज मैंने ढंग से पढ़ा दिया। अब देन सरफेस रफनेस हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा बात करूं तो ऑप्टिकोलीमीटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटरफेरोमेट्री के अंदर इंटरफेरोमेट्री के प्रिंसिपल और साथ ही साथ में ऑप्टिकल और लेजर दोनों वाले पढ़ेंगे हम, और सरफेस टेक्सचर भी पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली सारा कुछ ही पढ़ने वाले हैं। देन शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक। अब देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैं पहला पढ़ा रहा हूं आपको, ये AKTU वालों को इतना अच्छा लगता है कि उनको लगता है यूनिट नंबर 5 के अंदर अगर कोई बच्चा पढ़ कर आया है तो इस क्वेश्चन को तो पढ़ कर ही आया होगा। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में, जिसमें भी कह लो। अब देखो लिमिट अगर अकेले आया 2 मार्क्स में आएगा, फिट्स अगर अकेले आया 2 मार्क्स में आएगा, टॉलरेंस भी अगर अकेले आता है तो 2 मार्क्स में आएगा, अगर तीनों एक साथ आते हैं तो 7 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ये तीनों होते क्या है, पर उससे पहले आप समझो कि अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी सामान मैन्युफैक्चरिंग में मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो होता क्या है, जब आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो वो जो है कंपोनेंट बन ही नहीं सकता अपने एग्जैक्ट साइज पे। उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एरर होंगी, ठीक है, मतलब उसके अंदर वेरिएशंस होंगी, मतलब कभी नहीं बन सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप कोई भी चीज एग्जैक्ट साइज का नहीं बना सकते हो। क्यों? या तो टूल वियर, मशीन इनएक्यूरेसीज, टेम्परेचर इफेक्ट, ह्यूमन एरर या मटेरियल प्रॉपर्टी, इतने सारे रैंडम फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसकी एरर के ऊपर, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का नहीं बनता है। तो हम चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट के नियर अबाउट बने या कम गलतियां हो उसके अंदर, इसलिए हम कुछ टर्म लेकर आए हैं, लिमिट, फिट्स और टॉलरेंस, ताकि एरर उसके अंदर कम आए, ठीक है। मतलब उसके जो एग्जैक्ट साइज है उससे वो कंपोनेंट काफी हद तक सिमिलर बने। तो जब हम ये कंपोनेंट अपने सिमिलर बनाएंगे तो उसके लिए कुछ हम एक टर्म लेकर आए हैं जिनका नाम है ये 3, और जो ये तीनों के तीनों टर्म है अगर आप अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो तो इससे आपकी इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज इंटरचेंजेबिलिटी तो आप लोग यूनिट नंबर 4 को एक बार खोल के जरूर से पढ़ लेना। 4 या 3 में मैंने इंटरचेंजेबिलिटी को बहुत डिटेल में बताया है, तो मैं चाह नहीं रहा हूं इस लेक्चर में दोबारा से बताऊं।
तो आप लोग वहां जाके देख लेना। एंड दूसरा है कि जैसे ही आपकी इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ जाती है तो आपकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो बहुत कम हो जाती है, और साथ ही साथ में आप फंक्शनली सबको मेंटेन कर पाते हो। एंड देन साथ ही साथ में आप मास प्रोडक्शन कर सकते हो अपने कंपोनेंट का, क्योंकि कॉस्ट जो है आपके सब सिमिलर से हो गए तो आप मास प्रोडक्शन कर सकते हो। ये चीज पेपर में नहीं पूछी जाएगी, जो पेपर में पूछी जाएगी वो यहाँ से शुरू होती है। ये आपको समझाने के लिए था। बेसिक टर्मोलॉजी जितनी भी है ये सब ढंग से पढ़ लेना, न्यूमेरिकल में भी काम आएगी आपके, अगर न्यूमेरिकल आप पढ़ोगे तो। और साथ ही साथ में पेपर के अंदर 2 मार्क्स में पूछ भी ली जाती है, ठीक है। अब देखो बेसिक साइज या इसी को कहते हैं नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज या बेसिक साइज एक ऐसा साइज होता है जिस साइज का आप चाहते हैं अपने कंपोनेंट को बनाना, यानी कि वो साइज जो कि एक रेफरेंस साइज होता है आपके डायमेंशन, यानी आप जब उस कंपोनेंट को बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कोई रेफरेंस साइज लेके चलते हो, तो वही होता है बेसिक साइज। पर बनने के बाद वो इस साइज पर नहीं आएगा, इससे कम आएगा या ज्यादा आएगा, बट एक्चुअल साइज नहीं आएगी, मतलब उसकी जो एग्जैक्ट साइज है वो नहीं आएगी। अब देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख रखा है कि आप एक शाफ्ट को अगर बनाना चाह रहे हो, रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है 50 mm, तो वही उसकी 50 mm क्या हो जाती है, 50 mm उसकी बेसिक साइज हो जाती है, ठीक है। दूसरी आती है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज कौन सी साइज होती है, तो एक्चुअल साइज वो साइज होती है जब कंपोनेंट आप बना लेते हो, मैन्युफैक्चर कर लेते हो, यानी साइज जो आपको ऑब्टेन हो रही है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि जो हमने 50 mm का बनाने की सोचा था वो बनकर निकल कर आ रहा है हमारा 48.98 mm का, यानी 0.02 mm जो उसके अंदर है एरर है हमारी, ठीक है। बट इतना छोटे एरर को हम मानते नहीं है, बट अगर आप मेजर कर रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा, मेजरमेंट पढ़ रहे हो तो आपको छोटी छोटी एरर भी देखनी पड़ेगी। वही मैंने लिख रखा है कि जितने ऊपर के दोनों क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइन मैंने नीचे लिख दी थी बट आप समझ सकते हो। देन अब देखो यहां से ये तो 2 टर्म हो गए आपके, अब यहां से आपकी लिमिट शुरू हो रही है, लिमिट ऑफ साइज, ठीक है। यानी लिमिट यानी आपका ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है अगर सारा कंबाइन होकर आया तो लिमिट एक ऐसी लिमिट होती है जो कि किसी साइज के कंपोनेंट की हम ज्यादा से ज्यादा कितनी रख सकते हैं और कम से कम कितनी रख सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम परिवर्सिबल साइज यानी मानने लायक साइज किसी एक कंपोनेंट की, कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज का कितना कंपोनेंट रख सकते हैं, मतलब कितना कंपोनेंट का साइज रख सकते हैं, और मिनिमम से मिनिमम कितना रख सकते हैं। अब मैक्सिमम जो रखते हैं हम सबसे ज्यादा साइज, उसको कहते हैं अपर लिमिट, और मिनिमम जितना भी हम रखते हैं उस साइज की कि इससे कम नहीं चलेगी, इससे ऊपर तो चल जाएगी, इससे कम नहीं चलेगी, तो उसे कहते हैं लोअर लिमिट। अब देखो एग्जांपल है कि आपने 50 mm की एक साइज का क्या किया है, आपने एक शाफ्ट बनाया है 50 mm की, तो उसकी अगर ऐसा लिखा पड़ा आ रहा है आपके पास प्लस माइनस जो 0.002 mm, ठीक है। तो आपकी जो ये साइज की अपर लिमिट होगी, यानी मैक्सिमम साइज आप कितनी बना सकते हो, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, आप इसको कितना मिनिमम साइज अलाउ है इस क्वेश्चन, मतलब इस शाफ्ट के लिए या होल के लिए, तो आप इसमें से इसको घटा देंगे तो बच जाएगी लोअर लिमिट आपकी, यानी अपर लिमिट ये हो गई, लोअर लिमिट ये हो गई। आपका शाफ्ट कितना mm का है, तो 50 mm का है। अब इसके बाहर जो ये लिखा पड़ा है यही है हमारी बेसिक साइज, ठीक है। हम बना नहीं रहे हैं अभी बाहर जो लिखी हुई है यही है हमारी बेसिक साइज, हमें बनानी है इतने की, तो ये बेसिक साइज हो गई, और इसकी जो अपर लिमिट हमने ऐड कर दी और लोअर लिमिट हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। बहुत सिंपल था। हम चलते हैं टॉलरेंस के ऊपर। टॉलरेंस, तो टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस बेसिकली आपका वो परमिसिबल वेरिएंस, मतलब वेरिएशन है किसी डायमेंशन का जितना आप अलाउ कर सकते हो, मतलब आप टोटल अलाउंस दे कितनी रहे हो उस पूरे के पूरे कंपोनेंट को। आपको समझ में नहीं आया, समझो कि टॉलरेंस बराबर यह है कि मैक्सिमम साइज आपकी माइनस मिनिमम साइज, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उस कंपोनेंट की। जैसे अब कंपोनेंट की आपने मैक्सिमम ये रखी थी, मिनिमम ये रखी थी, अपर लिमिट ये थी, लोअर लिमिट ये थी, अगर अपर में से लोअर आपने घटा दिया तो जो निकल कर आ रहा है वही होता है टॉलरेंस, ठीक है। आई होप कि लिमिट और टॉलरेंस दोनों आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक के ऊपर, दैट इज फिट्स, ठीक है। फिट मतलब कि जो आपने कंपोनेंट बनाया है वो इजीली फिट हो जाए अपने मेटिंग पास से, जहां पर इसको लगाना था, बस यही होता है फिट। तो देखो फिट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, जहां पर आप लगा रहे हो, मेट कर रहे हो, या तो वो होल होगा नहीं तो वो सॉफ्ट होगा, रिजल्टिंग फ्रॉम देयर लिमिट्स, उसके लिमिट के साथ में,
कि लिमिट, अपर लिमिट कितनी थी, लोअर लिमिट कितनी थी, और वो फिट हो जाए इजीली। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं और टाइप्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में टाइप्स नाम से भी पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स में, कि क्लियरेंस फिट क्या होती है, या अलग अलग जितने आप पढ़ने वाले हो अभी आगे, तो ये सारी की सारी 2-2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, और साथ ही साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है 7 मार्क्स के लिए। तो पहली है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट का मतलब ये है कि जब आप शाफ्ट लगा रहे हो वो हमेशा छोटी होगी उस होल से। मान लो आपका होल है इतना बड़ा उस पाइप का या उस कंपोनेंट का, और आप उसके अंदर इतना छोटा सा शाफ्ट लगा रहे हो, तो ये इसके अंदर इजीली चला जाएगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है आपको, वो बाद में देखी जाएगी। कुछ पहले यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ध्यान रखना। ये पॉइंट मैंने डिब्बे में नहीं डाला, पर आप डिब्बे में डाल दोगे पेपर में तो और अच्छा रहेगा, कि मैक्सिमम क्लियरेंस जो होगी ना उसकी, वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। ठीक है, क्लियरेंस फिट के अंदर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि देखो इसके अंदर क्या होगा, इजीली असेंबल कर सकते हो आप, निकाल सकते हो और डाल सकते हो उसके अंदर, मतलब फिट अनफिट कर सकते हो। कोई फोर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो शाफ्ट है वो छोटा है, और जहां पर आप यूज कर रहे हो वहां पे फ्री मूवमेंट है आपका, मतलब आपको कोई फोर्स लगाया नहीं आपने, तो फ्री मूवमेंट है वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब दूसरी आती है हमारी इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, पहली थी क्लियरेंस फिट, दूसरी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस फिट मतलब कुछ नहीं है आपका, इस बार जो है हमारी शाफ्ट बड़ी है, होल छोटी है, दूसरा केस हो जाता है। ठीक है, अब इस केस में खाली इसको ध्यान रखना कि मैक्सिमम क्लियरेंस होती है वो 0 से छोटी होती है। अब देखो शाफ्ट जो है वो हमेशा बड़ी होगी होल से, तो इससे क्या होता है कि आपको फोर्स लगानी पड़ती है या हीटिंग करनी पड़ती है मेट कराने के लिए एक दूसरे को, और परमानेंट जॉइंट बनता है यहाँ पे, और हाई रिजिडिटी होती है उसकी, मतलब रिजिड होता है, वो टाइट होता है। अब देखो लास्ट आता है आपका ट्रांजिक्शन फिट। ट्रांजिक्शन फिट में दोनों ही साइज में आपको पता ही नहीं होता है कि पार्ट जो है वो क्लियरेंस में है या इंटरफेरेंस में है। ठीक है, तो फिट में भी रिजल्ट इन आइदर क्लियरेंस और इंटरफेरेंस। यहां पर आपकी वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है और साथ ही साथ में 0 से मतलब 0 से बड़ी भी हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एक्यूरेट लोकेशन पे मिलता है ये आपको, स्लाइटली टेपिंग और रिक्वायर्ड जरूरत होती है आपकी, और मीडियम एक्यूरेसी होती है इसकी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ गए होंगे आई होप। अब देखो जितने भी टर्म मैंने आपको बताए ये सारे के सारे शाफ्ट पे भी एप्लीकेबल होते हैं और होल पे भी एप्लीकेबल होते हैं। मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि दोनों के दोनों है क्या। सारे टर्म समझाऊंगा यहाँ पर आपको। अब देखो मान लो पहले शाफ्ट की बात करते हैं, तो आपका ये एक शाफ्ट है जिसका ये आगे गोल गोल घुमा पड़ा है, देन ये हमारा पूरा का पूरा शाफ्ट है। तो शाफ्ट में जो आपने ये ऊपर का हिस्सा इतना बचा लिया है, ये है हमारी टॉलरेंस। टॉलरेंस कैसे, देखो आपकी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये तो आपको होगी लोअर लिमिट, और जो ऊपर से लेके पूरी नीचे तक आती है वो हो गई अपर लिमिट। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे 2 लिमिट हो गए, इन दोनों लिमिट के बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम टॉलरेंस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देन हम बात करें कि ये तो हो गई शाफ्ट आपकी। अब इसके अंदर दूसरा टर्म जो आता है वो आता है होल का, यानी कि ये जो अंदर से पार्ट ये पूरा का पूरा यहाँ से खुला हुआ है। ठीक है, ऊपर का रिजिड है और इधर का रिजिड है, मतलब बंद है, बाद बाकी अंदर से खुला हुआ है। शाफ्ट के केस में क्या था कि शाफ्ट का केस अंदर से बंद था, मतलब भरा हुआ था। अब देखो जो आपने इतना हिस्सा छोड़ रखा है, डेट्स इट, ये आपका टॉलरेंस हो जाता है यहाँ से, और साथ ही साथ में ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लोअर लिमिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी अपर लिमिट। दोनों का डिफरेंस करो, टॉलरेंस निकलेगा, और एज वेल एज आपका ये होल बन जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर कभी कभार न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। मैंने सोचा था कि न्यूमेरिकल्स बीच में नहीं पढ़ाऊंगा, बट इतने आसान है, इतने आसान है। ऐसे कि आपने एक ब्रेड लिया, ब्रेड को नाइफ की हेल्प से अब काटने की कोशिश कर रहे हो, तो इतने ही आसान न्यूमेरिकल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके एक बार मेरे साथ देख लो, सुनोगे भी तो भी समझ में आ जाएगा। देन कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे देखो ज्यादा नहीं है, मैंने 2 ही पढ़ा है, आप भागना मत न्यूमेरिकल से समझ के डर से, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 7 मार्क्स में ये बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाएंगे। अब देखो न्यूमेरिकल क्या है कि आपकी जो साइज है किसी एक शाफ्ट की वो इतनी दे रखी है, तो आपको फाइंड करना है उसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट और टॉलरेंस, 3 चीज फाइंड करनी है। अब देखो ये आपका शाफ्ट है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखना कि जो बाहर लिखा होता है ये होता है हमारा बेसिक साइज। ठीक है, तो हमने मान लिया 60 mm बेसिक साइज है। अपर लिमिट में क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे, तो हमने अपर लिमिट ये मान ली, और लोअर लिमिट में एक बार घटा देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अपर लिमिट प्लस की है, तो देखो मैंने प्लस लिख रखा है, लोअर लिमिट माइनस की है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से हमने डाटा इधर लिया कैसे। ठीक है, अब देखो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें शाफ्ट की जो है अपर लिमिट निकालनी है, तो हम इसमें
अपर लिमिट ऐड कर देंगे तो इतनी आ जाएगी। ये कैलकुलेट आप कर सकते हो इजिली। लोअर लिमिट में क्या करते हैं कि हम इस वाले में इसकी लिमिट को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्यों? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों की, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का चिन्ह है। अगर यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता ना अगर सिंबल में, तो हम ऐड ही करते। अब देखो कैसे, यहां पर आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट ये होता है कि बेसिक साइज प्लस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू नेगेटिव थी हमारी, ठीक है, बट फॉर्मूले में प्लस है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लस करते। अब प्लस करने का जितनी वैल्यू आएगी हमारी लोअर लिमिट होगी। टॉलरेंस का यहाँ पे क्या काम है कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब जैसे ही आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। टॉलरेंस सारा का सारा एमएम में मिल रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको वैसा समझ में ना आया हो तो आप ऐसे समझ लो। आई होप के समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल ये है कि हमें जो बेसिक साइज है किसी एक उसकी 40 mm दे रखी है किसी भी एक होल की, तो उसको सेट ऐसे करा गया है कि जो उसकी लिमिट दी है वो अपर लिमिट ये रही, लोअर लिमिट ये रही। हमेशा ध्यान रखना जो ऊपर लिखी हुई होगी वो अपर लिमिट होगी और जो नीचे लिखी हुई होगी वो लोअर लिमिट होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट करो अपर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल एंड टॉलरेंस ऑफ होल, ठीक है। ये सारा का सारा हमें फाइंड करना है। तो देखो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि 40 mm की बेसिक साइज है, तो मैंने एज इट इज लिख ली। लो अपर लिमिट ऊपर वाली, लोअर लिमिट नीचे वाली, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख ली है। अब जो अपर लिमिट ऑफ होल की हम निकालेंगे तो बेसिक साइज प्लस अपर लिमिट की वैल्यू ये रही। यहाँ पे हमने दोनों को ऐड किया, देन यहाँ एमएम में आ गया। सिमिलरली अगर हम लोअर लिमिट ऑफ होल निकालेंगे तो बेसिक साइज प्लस ऑफ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट की वैल्यू रखी हमने, अब बेसिक साइज की रखी, तो इतना आ गया। अब टॉलरेंस तो आपको ही पता है कैसे निकाल लेंगे, पहले हम अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, तो इन दोनों की वैल्यू हमने रखी है एंड देन सिमिलरली हमारा ये निकल जाता है यहाँ पे टॉलरेंस। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 है जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, आपको बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। आप लोग कमेंट में जरूर से इसका आंसर बताना सॉल्व करके। तो देखो एक साइज, किसी साइज का शाफ्ट है, साइज की बेसिक साइज है 60, अपर लिमिट है इसकी 0.04 और लोअर लिमिट है इसकी 0.02। अब आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, तो बेसिकली अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट और टॉलरेंस। अब सॉल्यूशन जो है वो आप अपने एक्सरसाइज में करो, आपकी एक्सरसाइज के लिए दे रखी है मैंने, और कमेंट बॉक्स में जरूर से रिप्लाई मतलब कमेंट जो है करके बता देना कितना आंसर आया, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि कितना आंसर है इस क्वेश्चन का। लाइक कर देना। देखो लास्ट यूनिट आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट सेमेस्टर में ही मिलने वाले हैं इस सब्जेक्ट के बाद। तो आप लोग फ्री में देखो, कोई नहीं देता यूट्यूब पे, फिलहाल देख लो आप जाके, फ्री में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है इसकी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस सिर्फ आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ एक लाइक की। बस सच्चाई यही है कि आप फ्री में जाके चेक करो, क्वांटम भी 100 रुपए से ऊपर की आती है। मैं यहाँ पे सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, और रिजल्टेंट आपसे क्या ले रहा हूँ, सिर्फ एक लाइक। तो दिल से लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर कमेंट करने का मन ना भी करे तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका ही आंसर कमेंट कर देना। और कोई डाउट हो तो पूछ ही सकते हो। पेपर टाइम चल रहा है, आप किसी को भी शेयर करोगे, अपने किसी भी जानकार दोस्त को जो आपके साथ बीटेक कर रहा है, तो जरूर से देख लेगा, मेरा थोड़ा भला हो जाएगा कि मुझे एक लाइक और मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसमें आपका कुछ घाटा नहीं है, पर मेरा थोड़ा फायदा जरूर है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं बताता हूँ बार बार कि टेलीग्राम पर जाया करो, यूट्यूब पे नो नोट्स, बट इसकी लिंक शायद मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव की, तो शायद वहां पे मिलेगी आपको, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा डेट इज गोइंग टू बी सरफेस रफनेस। अब मैं सरफेस रफनेस से आपका सुन के या समझ के सब कुछ पता चल रहा होगा कि सरफेस रफनेस होता ही क्या है। सरफेस रफनेस 2 मार्क्स में पूछी जाती है एकेटीयू के अंदर। एकेटीयू के अंदर सरफेस रफनेस 7 मार्क्स में कभी पूछी नहीं गई है, बट मैंने 7 मार्क्स जितना बताया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सरफेस रफनेस होता है क्या है, मान लो ये आपकी कोई सरफेस है, इसके ऊपर जितना खुदरापन है, जितनी रफनेस है, डेट इज नोन एज सरफेस रफनेस। बस इतना ही है सरफेस रफनेस। अब इसको बहुत अच्छे से सजा के लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा लिख दोगे। देखो, नो सरफेस प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस नहीं होती है स्मूथ, आपको पता है। इवन ए मिरर फिनिश सरफेस हैज माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज। आपको पता है कि छोटी छोटी जो मिरर्स फिनिश सरफेसेस होती हैं उनके ऊपर भी इरेगुलरिटीज होती है। मैंने बताया आपको कि कोई भी डिजायर्ड चीज मिलती नहीं है, तो इन इरेगुलरिटीज को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सरफेस टेक्सचर। अब देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है पूरी, यहां से लेके यहां तक सरफेस टेक्सचर की। अब देखो सरफेस
रफनेस के अंदर ही आ गया हमारा सरफेस टेक्सचर। देखो ये 2 मार्क्स में कभी कभार इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो इतने लिख देना कि सरफेस टेक्सचर हम किसको कहते हैं, जो छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती है किसी भी एक सरफेस के ऊपर, तो उसी को सरफेस टेक्सचर कहते हैं। अब सरफेस टेक्सचर होते क्या क्या है, या सरफेस टेक्सचर होते क्या क्या है वो तो बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले ये समझो कि सरफेस रफनेस यहाँ पे क्रिटिकल रोल प्ले क्यों कर रहा है। इसी के कारण वियर होगा, इसी के कारण फ्रिक्शन होगा, इसी के कारण फटीग फेलियर होगा, और इसी के कारण ल्यूब्रिकेशन भी अकर करेगा, कोरोजन भी इसी के कारण होगा, और नॉइस वाइब्रेशन जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना कम होता है, यानी ये भी इसी के कारण होता है, और अपीयरेंस भी इसी के कारण होता है। तो बेसिकली इतने सारे टर्म सिर्फ सरफेस रफनेस से होते हैं। अब सरफेस टेक्सचर क्या होता है, तो बेसिकली सरफेस टेक्सचर आपके 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। सरफेस के ऊपर का टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर समझ में आ गया होगा आपको। पहला होता है रफनेस, यानी खुदरापन, यानी खुदरापन, हिंदी में तो यही कहेंगे इसको। रफनेस यानी कि बहुत छोटे छोटे क्लोजली स्पेस इरेगुलरिटी, जैसे ऐसे 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 ऐसे। सिमिलरली आप कभी ब्रेड को लेना हाथ में और थोड़ा सा ध्यान दे के देखना उस ब्रेड को, तो उसके ऊपर ऐसे ही छोटे छोटे रफनेस दिखाई देने वाले खुदरेपन से, तो वही होती है रफनेस। तो कोज बाय टूल मार्क्स के द्वारा बनाए जाते हैं, बन जाते हैं बनाते समय, प्राइमरली कंसर्न इन मेट्रोलॉजी, और मेट्रोलॉजी में इसको कंसर्न करा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है वेवीनेस क्या होता है कि बड़ी बड़ी इरेगुलरिटीज होती है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, और ये बड़ी बड़ी दूर दूर तक जा रही है उसके ऊपर, समझ रहे हो। तो डेट इज वेवीनेस, मतलब इस टाइप का अगर कुछ देखोगे तो ये जो दिख रही है आपको, ये ही है हमारी वेवीनेस। तो ये जो होती हैं ये बड़ी इरेगुलरिटीज होती हैं, यानी बड़ी जो होती है उसके अंदर एरर्स होते हैं। तो ये कैसे बनती है, मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण, डिफ्लेक्शन के कारण, या हीट डिस्टॉर्शन के कारण, ठीक है। इससे ये सब कुछ होते भी हैं, कॉज भी करती हैं ये सब कुछ। अब ले जो होता है, ले एक तरीके से मान लो आपको बड़ा सा सीट है, ये आपकी सरफेस हो गई, तो इस सरफेस के पीछे जो है बड़ी सी जा रही है ना ये, तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दूर तक फैला हुआ दिख रहा है, इधर इधर लंबा सा, तो यही हो गया हमारा ले, ठीक है। तो ये एक डिफ्रेक्शन ऑफ टूल मार्क्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं ल्यूब्रिकेशन और सीलिंग के अंदर, जितना बड़ा पार्ट आपका होता है, ठीक है। तो अब सरफेस रफनेस पे आ जाते हैं। अब तो हमने पढ़ लिया सरफेस टेक्सचर क्या होता है, आपको आइडिया लग गया होगा। अब शुरू कर रहे हैं हम अपना सरफेस रफनेस, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन मिलने वाली है यहाँ पर आपको सरफेस रफनेस की, और सरफेस टेक्सचर भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। तो सरफेस रफनेस इज द मेजर ऑफ फाइन इरेगुलरिटीज ऑन अ सरफेस, जो कि प्रोड्यूस होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। बहुत आसान थी, मतलब सरफेस के ऊपर होने वाली छोटी छोटी इरेगुलरिटीज हमारी कहलाती है सरफेस रफनेस। अब देखो मेजर क्या करते हैं, तो यो मेजर इसको करा जाता है माइक्रोमीटर्स यानी कि म्यू एम में, या माइक्रोन्स के अंदर में, ठीक है। अब देखो कि सरफेस रफनेस क्यों होती है, मैंने पहले ही बताया आपको, सॉरी इस बार हम बता रहे हैं कि सरफेस रफनेस से क्या क्या होता है, कॉज ऑफ सरफेस रफनेस, ठीक है। मतलब क्यों होती है ये नहीं, वही तो सोचो मैं इन दोनों बार सेम नोट्स क्यों उतार दिया, ये अलग है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि सरफेस रफनेस से क्या क्या होती है। तो टूल ज्योमेट्री, फीड रेट, कटिंग स्पीड, टूल वियर, मशीन वाइब्रेशन, मटेरियल प्रॉपर्टीज और कूलेंट यूज। बेसिकली छोटे छोटे नाम है, आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि मैं इनको बता के डिटेल में टाइम नाश नहीं करना चाहता हूँ। अब देखो मेन चीज जो यहाँ पर ये है कि इंपॉर्टेंट ये है सरफेस रफनेस की, कि वियर और स्ट्रेंथ इन सबको किस तरीके से डैमेज देती है ये। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, देखो जो फ्रिक्शन और हम वियर लगा रहे हैं, तो जितना सरफेस रफ सरफेस होगा उतनी ही फ्रिक्शन हमारी लगने वाली है उस मटेरियल के कंपोनेंट के ऊपर, जितना ही स्मूथ सरफेस होगा उतनी ही वियर हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी फटीक स्ट्रेंथ, फटीक यानी कि टूटने का खतरा, जितना रफ सरफेस होगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन किसी एक पॉइंट पे उतना ही ज्यादा बनेगा, लेकिन अगर आपका जो है फटीक लाइफ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो आप ये आपका एक कोई रफ खुदरा सा जो सामान है उसको आप इजीली तोड़ लोगे, लेकिन जो फाइन निकल कर आती है, गिलास हो गई या कुछ और, तो उनको तोड़ने के लिए आपको एक पॉइंट पे लोड लगा के तोड़ना होता है। बेसिकली तो मेरे ख्याल से उल्टा होता है, आई डोंट नो, आप लोग देख लेना एक बार जाके कि क्या होता है, क्योंकि टॉपिक मैंने लिखा भी नहीं डिटेल में। ल्यूब्रिकेशन, तो ल्यूब्रिकेशन जितना स्मूथ होगा उतनी फॉइल फिल्म फेलियर होगी, इसलिए ज़्यादा स्मूथ नहीं रखते हैं, इसलिए हमें ऑप्टिमम रफनेस नीडेड होती है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं हो, मतलब इसके अंदर जो क्या है एक दूसरी की फॉइल जो है आप ऐसे एक दूसरे के लिए बैठे हुए रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जितना ज़्यादा स्मूथ आपका सरफेस होगा वो उतनी जल्दी आपकी यहाँ पे क्या करेगी, स्मूथ होने के कारण ऑयल फिल्म फेलियर हो जाएगी, और गाढ़ा फ्यूल भी आपका यहाँ पे बहुत जल्दी जो है डैमेज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा।
और कोरोजन देख ही रहे हो आपकी रफ सरफेस पे जो होता है ट्रैप्स, वो मॉइस्चर को ट्रैप्स कर लेता है, जिसके कारण कोरोजन जल्दी जल्दी होने लगता है। ठीक है, 4 पॉइंट थे। अब बेसिकली मैंने इसका डायग्राम बना रखा है। डायग्राम बहुत ही सिंपल है, आप जो ऐसा मर्जी वैसा बना दो, मैंने सिंपल सा बनाया है। सिंपल हमारा ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसके ऊपर ये रफनेस है, बाद ही रात ये रफनेस की हाइट हो जाती है, ये ले डायरेक्शन है बड़ी बड़ी, एंड सिमिलरली ये सरफेस रफनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो बस जैसा मर्जी आप वैसा बना देना। अब सरफेस रफनेस को मेजर करने के कुछ अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट करके, या कंपैरिजन करके, या ऑप्टिकल मेथड करके। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सरफेस रफनेस को? तो फीड स्पीड जब बढ़ेगी तो रफनेस भी बढ़ेगी, कटिंग स्पीड अगर बढ़ती है तो रफनेस घटती है, टूल नॉइस रेडियस अगर बढ़ता है तो रफनेस घटती है, साथ ही साथ में टूल वियर, अगर टूल के अंदर वियरनेस बढ़ती है तो रफनेस भी बढ़ती है। छोटे छोटे टर्म थे, वैसे रफनेस कभी पूछा नहीं गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ वो क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन पर उतना फोकस भी नहीं किया था। देखो टेलीसर्फ बहुत ही अच्छा नाम है, और एक ट्यूब वालों को उतना ही अच्छा इसका काम भी लगता है। 7 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन टेलीसर्फ। टेलीसर्फ इसलिए क्योंकि एक यूके का आदमी था, यूनाइटेड किंगडम का, उसने बनाया था इसको। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है सरफेस रफनेस को स्टाइलस की हेल्प से। ठीक है, अगर टुकड़ों में समझ में आया हो तो मैं डिटेल लाइन पढ़ देता हूँ कि टेलीसर्फ जो होता है एक स्टाइलस की हेल्प से सरफेस रफनेस को मेजर करता है। इंस्ट्रूमेंट होता है जो बनाया था टेलर हॉब्सन में, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के एक आदमी ने। तो ये यूज करा जाता है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, एक सरफेस रफनेस को, वेवीनेस भी उसका, रफनेस भी, वेवीनेस भी, और उसके जितने फॉर्म ऑफ एरर मैकेनिकल कंपोनेंट दिखाता है। बेसिकली कहाँ कहाँ यूज करा जाता है, यही इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। मैं बाद में नहीं बताऊंगा ये एप्लीकेशन, साथ में पढ़ लेना। अगर चाहो तो पीछे लिख भी सकते हो, मैंने आगे लिख दिया है, आप चाहो तो पीछे भी लिख सकते हो। तो देखो जो इसके रफनेस होते हैं तो मेजरमेंट लेबोरेटरीज में यूज करी जाती है इसकी एप्लीकेशन, क्वालिटी कंट्रोल में, और देन प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, या जहाँ जहाँ पर इसकी प्रिसिशन हम मेजरमेंट करेंगे वहाँ वहाँ यूज करी जाती है। अब देखो प्रिंसिपल, यहाँ से इसकी पूरा खेल शुरू होता है, आपको ढंग से पढ़ना है। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। देखो टेलीसर्फ वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ स्टाइलस ट्रैकिंग मेथड। स्टाइलस यहाँ पे जो लगा हुआ होता है वही ट्रैक करता है हमारे हर रफनेस को। तो एक डायमंड का स्टाइलस लगा के रखते हैं। बेसिकली डायमंड इसलिए लगा के रखते हैं ताकि उसकी जो होती है प्रॉपर्टी सबसे हार्ड वाली होती है, तो डैमेज ना हो, और बहुत ही ईजिली जो है रफनेस फाइंड भी कर लेता है, और स्टाइलिस के टिप पे लगा के रखते हैं इसको। मूव ए सरफेस, किसी एक सरफेस में मूव कराते हैं। इस फॉलो द पीक एंड वैलीज। पीक का मतलब ये है और वैली का मतलब ये है। कोई भी एक सरफेस है उसकी पीक, यानी जो ये पीक हो गई और जो नीचे वाली हिस्सा हो गई, इसको वैली कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल मूवमेंट होता है, नहीं यूं 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 खाली ऐसे और ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो जो वर्टिकल मूवमेंट स्टाइल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद एन द एम्पलीफाई एंड रिकॉर्डर। ठीक है, उसकी हेल्प से ये एम्पलीफाई कर देता है उसको। अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में सिमिलरली आपको बहुत आसान डायग्राम देखो, जैसे कि ये रहा आपका बाहर की तरफ से ढांचा जो दिख रहा है, इसके इधर लगा पड़ा एक स्किड, और ये रहा हमारा वो स्टाइलस। ठीक है, जो कि हमारे नीचे के पाथ को देख के ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, और ये हमने आर्मेचर लगा रखा है, और साथ ही साथ में ये ई से फैक्टिंग है, मतलब ये अंदर के कंपोनेंट है। ये सेंट्रल लिव हो गई आपकी इधर वाली, और इधर वाली हो गई आउटर विथ कोइल। ठीक है, अब देखो सबसे पहला यहाँ पे ये है कि डायमंड स्टाइलिस हमने पहला तो लगा रखा है, जो कि डायमंड से बना हुआ है। उसकी टिप होती है 2 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, या माइक्रोन कह लो आप। और लाइट स्टाइलिस होता है, इसके कारण फोर्स भी लाइट लगती है, जिसके कारण ये अवॉइड करता है सरफेस को डैमेज करने से। ठीक है, अब स्किड क्या होता है, उसके पीछे पीछे घूमने वाला स्टाइलिस का एक छोटा सा बॉक्स होता है, जो कि रिफरेंस सरफेस देता है उसको। ठीक है, अब पिकअप या ट्रांसड्यूसर यूनिट जो कि हमारा कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल मूवमेंट को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर ड्राइव यूनिट क्या करेगा, उसको स्टाइलर को ड्राइव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, जिससे इंश्योर होती है यूनिफॉर्म मेजरमेंट लेंथ। अब देखो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, ये कंपोनेंट थे छोटे छोटे, उनके पार्ट थे।
वर्किंग शुरू होने से पहले ही मैंने आपको पूरी समझा दी है। चलो अब लिखा हुआ समझते हैं कि कंपोनेंट हमने प्लेस किया किसी फ्लैट टेबल के ऊपर, स्टाइलस को धीरे धीरे उसके ऊपर घुमाना शुरू किया, जैसे जैसे ड्राइव यूनिट के अंदर उसकी रीडिंग करती गई तो जो हमारा स्टाइलस है वो ऊपर नीचे ओरिएंटली मूव करता गया। अब स्टाइलस जो है वो राइज कर रहा है या डाउन कर रहा है सरफेस इरेगुलरिटीज के हिसाब से, तो जैसे ही वो कर रहा है तो वर्टिकल मूवमेंट कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है रफनेस को, सरफेस रफनेस की जितनी रिकॉर्डिंग आ रही है उसे। ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन आप जूम कर रहे हो उसको, मतलब जो रफनेस है उसको जूम कर रहे हो, तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है वर्टिकल मैग्निफिकेशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल मैग्निफिकेशन। अब देखो ऐसे कि मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मान लो ये आपका जो है ना, ये उसकी इरेगुलरिटीज थी, यानी ऊपर की सरफेस रफनेस थी। तो यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी थी ये आप चेक कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, और यहां से लेके यहां तक कितनी हाइट थी ये आप चेक कर सकते हो वर्टिकली। तो हम अगर वर्टिकली मैग्निफिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी हाइट थी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करना पड़ता है, अप टू 1000 यानी कि लाख से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है आपको, जिससे आपकी रफनेस की हाइट पता चल जाती है। और हॉरिजॉन्टली जो होता है उसमें आपको कम मैग्नीफाई करना पड़ता है वर्टिकल के मुकाबले, जहां पर आपको लेंथ पता चल जाती है उसकी, जो मैंने आपको दोनों समझा दिया होगा। अब देखो एडवांटेजेस क्या है इसके अंदर, तो एडवांटेजेस इसकी हाई एक्यूरेसी होती है, डायरेक्ट रीडिंग RA में नापते हैं हम रफनेस को तो मिल जाती है, ग्राफिकल सरफेस प्रोफाइल भी मिलता है, साथ में सुटेबल फॉर फाइन सरफेसेस, छोटे छोटे सरफेस के लिए भी सुटेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या क्या होती है, तो कॉन्टैक्ट टाइप होता है, जिसके कारण कभी कभार बहुत छोटे सरफेसेस डैमेज हो जाते हैं। अब स्टाइलस होती है, वियर जो है वो अफेक्ट और एक्यूरेसी, यानी कि कुछ टाइम के बाद अगर वो खराब हो जाती है आपकी स्टाइलस तो वो अफेक्ट करती है एक्यूरेसी को। ठीक है, अब इससे मैंने मेजर नहीं कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स कहते हैं एरर से भी छोटे छोटे, सरफेस रफनेस से भी छोटे छोटे जो एरर होते हैं उनको कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, सुटेबल नहीं होता है बहुत ही ज्यादा खराब सरफेस के लिए भी। ठीक है, मॉडरेट पे आप यूज कर सकते हो, ज्यादा छोटे पे भी यूज नहीं कर सकते। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मेजरमेंट में होती है, जहां पे ग्राउंड सरफेसेस या टर्नर कंपोनेंट यूज करा जाता है। इंस्पेक्शन यूज करने में बियरिंग सरफेस, सीलिंग सरफेस, गेज ब्लॉक्स या क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक 7 मार्क्स वाला क्लियर हो गया होगा। देन मैं चलता हूं आगे। कभी कभार 2 मार्क्स के अंदर पोर्टफोलियो मीटर क्या डिफरेंस पूछ लिया जाता है टेली सर्फ के साथ। अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ, ऊपर मैंने नहीं बताया कि ये 5th यूनिट बहुत ही ज्यादा लेंथी थी, मैं पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब 2-3 वन शॉट लग जाएंगे, इतनी बड़ी यूनिट है, 3-4 घंटे में जाके कवर होगी, तो मैं यहाँ पे पूरी की पूरी यूनिट नहीं कवर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लेकर आया हूँ जो कि पूछे जा सकते हैं इस बार। तो अगर आपको पूरा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप ये लेक्चर मतलब देखने के बाद आप कहीं और से भी पढ़ना चाहो तो रिमेनिंग टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। बेसिकली वो टॉपिक्स पूछे नहीं जाते पेपर में, पर हैं सिलेबस के अंदर हैं, बट यहाँ पे जितने टॉपिक लेकर आया हूँ, जैसे पोर्टफोलियो मीटर 7 मार्क्स के अंदर नहीं आता है। ये टॉपिक मुझे पढ़ाना था आप लोगों को, बट मैंने पढ़ाया नहीं है। बट इसका जो ये वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के अंदर आ जाता है कि पोर्टफोलियो मीटर और टेली सर्फ में डिफरेंस बताओ, तो मैं लिख दिया यहाँ पे, बिना पढ़ाए पोर्टफोलियो मीटर को भी मैंने टॉपिक ऐड किया है, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, मैंने पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे कवर नहीं किया। देखो एक्यूरेसी जो होती है टेली सर्फ की वो हाई होती है, और दूसरी कॉस्ट भी हाई होती है। इसकी क्या होती है, मॉडरेट होती है, लेकिन कॉस्ट लो होती है। इसका जो आउटपुट मिलता है ग्राफ के फॉर्म में भी मिल जाता है, डिजिटल फॉर्म में भी मिल जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो मीटर सिर्फ डिजिटल देता है। यूज कहाँ कहाँ है, तो प्रिसिशन, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिसिशन है, और यहाँ पे सोप फ्लोर के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे कम प्रिसिशन है, ठीक है, जहाँ पे कम सटीकता है, वहां पे भी हम इसका यूज कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब देखो टॉलरेंस का एक ये क्वेश्चन था, जब मैं टॉलरेंस पढ़ा रहा था तो मुझसे रह गया था, तो मैंने बाद में ऐड किया, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। आप ऊपर वाले में भी चाहो तो ऐड कर लेना। देखो टॉलरेंस का ये छोटा सा क्वेश्चन, देखो टॉलरेंस का है कुछ नहीं, टॉलरेंस बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको पता है इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक यूनिलेटरल, एक बाइलेटरल। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, एक को 1 डायरेक्शन में, एक को दोनों डायरेक्शन में। मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के सिर्फ ऊपर ऊपर आपने टॉलरेंस दिया, तो ये हुआ आपका यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अगर आपने इसके ऊपर भी टॉलरेंस दिया और नीचे भी टॉलरेंस दिया, तो ये होता है आपका बोथ डायरेक्शन में, डेट मीन्स बायलैटरल। अगर डायग्राम की हेल्प
से आपको समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लिखा हुआ भी मैंने लिख रखा है, उसकी हेल्प से भी समझ सकते हो। देन चलते हैं आगे इज गोइंग टू बी नेक्स्ट आवर क्वेश्चन दैट इज ऑटोकोलीमेटर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन को मैंने पहले वाले यानी यूनिट नंबर 4 के अंदर भी पढ़ाया था, बट वहां पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था। मैंने बताया था ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट यहाँ पर AKTU के अंदर ये क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट। AKTU वालों को यानी जो भी टीचर डिजाइन करता है उनको अच्छा लगता है क्वेश्चन, वो डाल देते हैं इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर। तो बेसिकली ये एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, बट अब की बार हम 7 मार्क्स जितना पढ़ेंगे, पिछली बार हमने 2 मार्क्स जितना पढ़ा था। ठीक है, तो देखो एक ऑटोकोलीमीटर जो होता है वो एक हाई प्रिसिशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है जो कि यूज करा जाता है बहुत छोटे एंगल को जांचने के लिए, मेजर करने के लिए, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है उनको। ठीक है, अब जैसे कि ये काम करता है वर्क प्रिंसिपल पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एंड ऑप्टिकल कोलिमेशन पे। बेसिकली इस पे कुछ नहीं होता, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको बता दूं क्या होता है। ये लाइट आई, इस पार्टिकल से टकराई एंड देन वापस चली गई, यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है इसका, देखो जब एक वर्किंग प्रिंसिपल, सॉरी क्या ही पढ़ दिया मैंने, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेस्ड है किसके ऊपर, देखो अब जब एक कोलिमेटेड बीम हमारी जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है किसी एक प्लेन मिरर से, तो जो उसके बीच में एंगुलर टिल्ट या मिरर के बीच में जो एंगुलर टिल्ट हुई है तो वही कोज करती है हमारी प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट को उसके, और रिफ्लेक्टेड इमेज बनाती है हमारी। अगर मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, प्रिंसिपल में मैंने कुछ खास लिखा नहीं है, ये वर्किंग सीन लिख दी है इसके अंदर क्योंकि मुझे प्रिंसिपल कुछ मिला नहीं। तो एक तरीके से प्रिंसिपल आप ये भी लिख सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ बीम पे वर्क करती है, तो बस इतना भी लिख दोगे काम चल जाएगा। ये वर्किंग है, बाद में समझेंगे। अब देखो कंपोनेंट इज लाइक आपकी जान, इस क्वेश्चन की जान। कंपोनेंट 7 मार्क्स में आता नहीं है, 2 मार्क्स में आ जाता है, लेकिन सारे ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। पहला है लाइट सोर्स, दूसरा कंडेंसरिंग लाइट, तीसरा बीम स्प्लिटर, ऑब्जेक्टिव लेंस या आई पीसेस। मैंने इसके 2 डायग्राम बनाए, आपको जो भी समझ में आए आप पेपर में बना दो, पर मेरा मानना कि आप दोनों बनाना। अगर दोनों बनाओगे पेपर में 7 आउट ऑफ 7 ही मिलेंगे, अगर एक बनाओगे तो मुझे नहीं पता कितने मिलेंगे, बट मिलेंगे। अब देखो क्या है, कुछ नहीं, एक पॉइंट सोर्स से हमने लाइट एमिट करनी शुरू करी, इसको कहते हैं कोलिमेटिंग लाइट। ठीक है, इसको कहते हैं कोलिमेटिंग लेंस, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जो लाइट एमिट हो रही है, देखो ये लाइट यहाँ से पास हो रही है कोलिमेटिव लेंस के ऊपर, जाके टकरा रही है सीधे खड़े वॉल के ऊपर जो कि 90 डिग्री पे, और देन यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इसी पॉइंट पे आ जा रही है। हमें कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला। एक केस ये वाला होता है जब लाइन बिल्कुल सीधी थी, दूसरा केस क्या होता है कि हमने लाइट तो एमिट करी और कोलिमेटिव लेंस से पास भी हुई। अब कोलिमेटिंग लेंस से पास होने के बाद लाइन टेढ़ी थी हमारी, तो टकरा के वापस आ गई, और टकरा के वापस आई, यानी कि इसमें और इसमें जो डिफरेंस देखने को मिला हमें वही होता है हमारा। उससे हम क्या मेजर करते हैं, इसके बीच का एंगल। कौन सा वाला एंगल, थोड़ा ढंग से दिखाऊं मैं आपको। एक ये और एक ये, इसके बीच का जो एंगल है ये हम मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से, और ये हमारा फोकल प्लेन लगा हुआ है जो मेजर करेगा। ठीक है, दूसरा डायग्राम देखो, दूसरा डायग्राम और अच्छा बनाया था मैंने। दूसरा डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, अब की बार लाइट यहां से गिरा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे लगा पड़ा हमारा बीम स्प्लिटर जिसने स्प्लिट कर दिया, एंड देन सिमिलरली लाइट आई, टकराई और यहां से गई इस कोरोमेटिव लेंस के अंदर, और यहां से जा रही है हमारे टेढ़े पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, अब वहां से टकरा के वापस लाइट के पास नहीं जाएगी, वो टकरा के देखो ऐसे आएगी और ऐसे आ जाएगी, और टकरा के ऐसे चल जाएगी। समझ रहे हो, मतलब टकराने के बाद देखो जो ये लाइट आ रही है, ये टकराने के बाद इधर आ रही है, और जो यहाँ से सिंपल लाइट आ रही थी वो इधर पहुंच जा रही है। तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा फोकल प्लेन यहाँ से। अब फोकल प्लेन मिलते का तो हम कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से इसकी थीटा की वैल्यू, मतलब हमारी एंगल, और हम माइक्रोमीटर में चेक कर रहे होते हैं कि कितनी फोकल लेंथ से ये दूर जा रही है। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो पहला कंपोनेंट दैट इज लाइट सोर्स। लाइट सोर्स बेसिकली टंगस्टन या लैप या एलईडी का बना हुआ होता है जो कि प्रोवाइड करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट को, या फिर व्हाइट लाइट कह लो आप। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट होती है, मान लो एक ही लाइट के ऊपर आपने बहुत सारी लाइट बीम चढ़ा रखे हैं, पार्टिकल्स ऑफ फोटोन, तो उनका जो डायरेक्शन होता है बिल्कुल सीधा होता है, और इसी को कहते हैं हम लेजर लाइट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यही होती है लेजर लाइट। देन आगे चलते हैं। कंसेंडिंग लेंस वाला लेंस जो कि टारगेट कर रहा है रेक्टाइल को, जो हमने यहाँ पे लगा रखा है।
ठीक है, टारगेटेड ग्रेटिट्यूड, ठीक है, जो कंसेंट्रेट कर रहा सारी लाइट को किसी एक पॉइंट के ऊपर। रेक्टाइल जो टारगेट ग्रेटिट्यूड हमने लगा रखी है, जो कि फाइन क्रॉस लाइन या स्केल, इसको बीम स्प्लिटर भी कहते हैं, ठीक है, बीम स्प्लिटर, सॉरी ये वाला आ गया हमारा। वैसे बेसिकली अगर ये वाला डायग्राम, एक डायग्राम में ये कंपोनेंट है और एक डायग्राम में नहीं है, देखो एक डायग्राम में ये कंपोनेंट है, दूसरा डायग्राम में नहीं है, तो आप देख लेना जोन सा बनाओगे तो उसी की यहाँ पर आप कंपोनेंट की बताना। अगर दूसरा वाला बना रहे हो तो इस टर्म को मत लिखना, अगर नीचे वाला बना रहे हो तो ही इस टर्म को लिखना, ठीक है। बीम स्प्लिटर काम करेगा, आपका रिफ्लेक्ट कर देगा इनकमिंग रेज को, ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाएंगी, वहां से कन्वर्ट होंगी, पैरेलल रेज बनेंगी और जाएंगी आपके ब्लॉक के ऊपर, आई पीस से टकरा के वापस आएंगे, आप चेक कर सकते हो। एंड देन सिमिलरली आप जो सरफेसिस है वो टिल्ट है कि नहीं है वो मेजर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गई इसकी वर्किंग, सॉरी कंपोनेंट सारे। अब यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं ऑटो कोलिमेटर की वर्किंग। तो देखो लाइट जो है वो निकल रही है सोर्स से, पास हो रही है और इल्यूमिनेट हो रही है रेक्टाइल के अंदर, दूसरे वाले केस के अंदर, वरना आप अगर दूसरे वाले की वर्किंग लेते हो तो सीधा लाइट जा रही है आपकी बीम स्प्लिटर के पास। अब देखो रेक्टाइल इमेज क्या कर रहा है, उसको पास कर रहा है बीम स्प्लिटर पे, जब बीम स्प्लिटर से पास होकर लेंस पे जा रही है, लेंस पैरेलल बना रहा है सबको और कोलिमेटेड बीम बना रहा है, ठीक है। मैंने बताया था वो कोलिमेटेड लाइट है, कोलिमेटिंग लाइट है। एंड देन पैरेलल जो रेज है वो जाके फॉल हो रही है हमारी मिरर के ऊपर, मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोबारा आ रही है ऑब्जेक्टिव लेंस को क्रॉस करते हुए, वो उसको दोबारा सिकोड़ के उसको हमारी फोकल प्लेन के ऊपर गिराएगा, देन वहां से हम इमेज ऑब्जर्व हो जाएगी, जिसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, दैट्स इट। अब देखो केस नंबर 1 पे कि जब आपका बिल्कुल ऐसे ही है, प्लेन टिल्ट नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री पे खड़ा है, कोई एंगुलर टिल्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपकी रीडिंग 0 आती है, तो मतलब बिल्कुल सही है ये। और अगर वो टिल्ट होता है तो रीडिंग क्या होती है हमारी, थीटा के फॉर्म में आती है, ठीक है, शिफ्ट होता है तो थीटा के फॉर्म में आती है और वही हमें मेजर करनी होती है, ठीक है। 2 केस होते हैं। अब देखो थीटा की जो वैल्यू है वो ऐसे मेजर होती है, थीटा बराबर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो आपको मेजर करना ही करना है, डी यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज है कि कितने डिस्प्लेसमेंट हो रखी है उसकी लीनियरली, और एफ फोकल लेंथ है उस ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है। फोकल लेंथ मतलब उसकी जहां पर आप चेक कर रहे हो वहां से लेके उसके सेंटर तक फोकल लेंथ होती है। एंड देन बात करें आगे कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो वेरी हाई एक्यूरेसी होती है, कंटेक्ट नहीं किया आपने, लेजर के थ्रू सारा काम किया है। सुटेबल पर वेरी स्मॉल एंगल्स, छोटे छोटे एंगल्स भी निकाले जा सकते हैं लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। क्विक रिलायबल होती है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिल जाता है और ज़्यादा दूर तक के डिस्टेंस के बाद भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसके लिए आपको एक रिफ्लेक्टिव मिरर चाहिए होगा, हाईली सेंसिटिव होती है, बीच में वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, किसी एलिमेंट का डस्ट पार्टिकल नहीं आने चाहिए और टेम्परेचर के साथ इसकी रीडिंग भी चेंज हो जाती है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट लगते हैं लेकिन जो मैंने बताया था आपको कि लिमिटेड एंगुलर रेंज होती है, यानी कि स्मॉल रेंज खाली आप इससे चेक कर सकते हो, ज़्यादा बड़े रेंज चेक नहीं कर सकते एंगुलर के, ठीक है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो मेजरमेंट में तो होती ही हैं, जहाँ पे छोटी मोटी एंगुलर डेविएशंस होती है ये चेक करी जाती है, फ्लैटनेस को मशीन टूल बेड्स के अंदर कैलिब्रेशन चेक करी जाती है, मेजरमेंट चेक करी जाती है, पिच एरर इन लीड स्क्रू, जो भी आपको याद रहे पेपर में लिख सकते हो। देन हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है इंटरफेरोमेट्री। ये कलर थोड़ा अच्छा सा नहीं हुआ, हम दूसरे कलर करते हैं इसके ऊपर जिससे थोड़ा फील्स आए कि हम नए पार्ट में आ रहे हैं। इंटरफेरोमेट्री, ठीक है। इंटरफेरोमेट्री होती क्या है, मैंने डेफिनेशन लिखी है, 2 मार्क्स में कभी कभार आ जाती है। तो इंटरफेरोमेट्री एक हाई प्रिसिशन ऑप्टिकल मेजरमेंट टेक्निक है जो कि बेस्ड होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स के ऊपर, ठीक है। तो अब इंटरफेरेंस यहाँ पे एकदम नया वर्ड आया। इंटरफेरेंस बेसिकली मैं मान रहा हूँ कि आपने फिजिक्स में पहले से डिटेल में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 2 अलग अलग लाइन आती है, एक के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, तो डेट्स इट इंटरफेरेंस, ठीक है। अब देखो इसको क्या क्या यूज, मेजर क्या क्या यूज करने के लिए इसका मेजर किया जाता है, इसका यूज करते हैं मेजर करने में। तो देखो बहुत छोटे लेंस, डिस्प्लेसमेंट, फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, पैरेललिज्म, सरफेस इरेगुलरिटीज या रेडियो एक्टिव इंडेक्स या बेबी लेंथ ऑफ लाइट, ये सारा कुछ मेजर करा जाता है। तो ये हो गए इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो देखो इंटरफेरोमेट्री के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है कि लाइट सोर्स आप कौन सा यूज कर रहे हो, ऑप्टिकल वाला यूज कर रहे हो कि लेजर वाला यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन ऑप्टिकल अरेंजमेंट, आपने कहाँ कहाँ लगा रखी है, तो मिल्सन इंटरफेरोमेट्री
इंटरफेरोमीटर, ठीक है, फेबर पेट्रो इंटरफेरोमीटर, फाइजियो इंटरफेरोमीटर, टाइमा ग्रीन इंटरफेरोमीटर और लेजर इंटरफेरोमीटर, ये सारा का सारा ही अपने सिलेबस के अंदर है। एक भी टॉपिक हमारे सिलेबस का बाहर का नहीं है, लेकिन पूछा नहीं गया कभी, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो चीज पूछे नहीं गए मैंने वो पढ़ाया भी नहीं है। पहला हम पढ़ेंगे मिल्सन इंटरफेरोमेट्री, जो कि एकेटीयू के अंदर पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा फिर हम पढ़ेंगे लेजर इंटरफेरोमेट्री, ठीक है, जो कि एकेटीयू के अंदर पूछा जाता है। अब देखो पहला टॉपिक जो मैंने बताया आप लोगों को कि मिल्सन मिच, पता नहीं कैसा उल्टे सीधे नाम होते हैं विदेश के लोगों के, मुझे तो समझ में भी नहीं आते हैं। मिचलेशन इंटरफेरोमीटर, ठीक है, आई होप कि सही प्रोनाउंसिएशन हो रही हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो मिचलेशन इंटरफेरोमीटर एक ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज करता है इंटरफेरेंस लाइट ऑफ मेजर को, मतलब वही प्रिंसिपल सेम इसका, जो कि बहुत छोटे लीनियर डिस्प्लेसमेंट या बेबी लेंथ ऑफ लाइट को मेजर करता है। अब देखो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इसका ये होता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस प्रिंसिपल पर काम करता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, यानी दो अलग अलग लाइट को एक लाइट के ऊपर सुपर इम्पोज कर देना, ठीक है, चढ़ा देना उसके ऊपर। तो दो कोहेरेंट लाइट आएगी बीम्स, जो कि सोर्स से सेम सोर्स से निकलेगी, ट्रेवल करेगी डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ को और रिकम्बाइन हो जाएगी एक प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज के अंदर। देखो इंटरफेरेंस फिंगर्स के अंदर मतलब कि ये एक फिनोमिनन होता है कि जब वो दोनों लाइट अलग अलग डिफरेंट ट्रेवल करके रिकम्बाइन होती है तब आता है हमारा इंटरफेरेंस फ्रिंगर, जो तो एक लाइट का चमक रहा होता है यानी ब्राइट होता है, दूसरे का बिल्कुल चमक नहीं रहा होता, तो उसको हम कहते हैं डार्क यानी बिना चमकने वाला, ठीक है। तो जब दोनों रिकम्बाइन होते हैं तब ये बनता है, जिसके कारण क्या होता है, पाथ डिफरेंस के रेट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो पेशेंस रखो, मैं आगे जब वर्किंग समझाऊंगा, डायग्राम लेकर आऊंगा, तब तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला। देन अभी शुरू करते हैं। अब देखो जो ब्राइट फ्रिंजेंस होते हैं यानी कि जो चमक रहे होते हैं, वो पाथ डिफरेंस लैम्डा से हम निकालते हैं, दोनों अलग अलग से निकाला जाता है, और जो डार्क फ्रिंजेंस होते हैं उससे जो पाथ डिफरेंस निकलता है वो 2n प्लस लैम्डा डिवाइड बाय 2 से निकलता है। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी की। डायग्राम की हेल्प से देखो तो ये वाला जो है हमारा ब्राइट वाला है, ये जो ऊपर वाला है ये ब्राइट वाला है, जो इधर वाला है ये डार्क वाला है, ठीक है। तो इसमें हम अलग वैल्यू निकालते हैं, सबसे पास वाली, उसके ऊपर वाली, देन सबसे ऊपर वाली। तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और दूसरे केस में देखो नीचे, ऊपर और अंदर, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला निकलता है y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। तो डायग्राम की हेल्प से भी कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के अंदर कि ब्राइट फ्रिंजेंस क्या होते हैं, रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, रिंग्स भी कहते हैं। दोनों के नाम के आगे रिंग्स लगा पड़ा है तो भी यही क्वेश्चन है, दोनों के डायग्राम बना के आप 2 मार्क्स में लिख देना, ठीक है। अब देन इसके मेन डायग्राम के ऊपर हम चलते हैं। तो देखो इसका एक लाइट सोर्स होता है जहां से हम लेजर लाइट को थ्रू करते हैं। अब देखो लेजर लाइट जो है, मैं दूसरे पेन का यूज करूंगा आज, बिल्कुल अलग पेन का, ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ में आए। देखो ये लाइट जा रही है, ये यहाँ से टकराएगी, आधी तो ऊपर चल जाएगी और आधी ये सामने चल जाएगी, ठीक है। क्या हुआ, ये लाइट आई, आधी ऊपर चली गई, आधी सामने चली गई। जो ऊपर गई है वो वापस टकरा कर नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका मूवेबल मिरर लगा हुआ है, वो टकरा कर नीचे आ जाएगी, देन फिर से वो आगे की तरफ जाएगी और उसमें से भी आधी वापस ऊपर चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता रहेगा। ये जो बीम स्प्लिटर लगा हुआ है 50% लाइट पास करता है, 50% लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, इसका ये वर्किंग है, ठीक है। अब देन ये आगे जा रही है, सिमिलरली ये कॉम्परेटेटर से पास हो रही है, और देन यहाँ से जो है हमारे फिक्स्ड मिरर से टकराएगी, और देन यहाँ से वापस आ जाएगी। उसके बाद बीम रिफ्लेक्टर का काम यही है, इधर से आने लाइट के 50% इधर भेजेगा, 50% इधर भेजेगा। तो दोनों ही केस में 50% जब लाइट इधर आएगी तो हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे कि लाइट में कितना डिफरेंस हुआ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ होती है L1, जो जाने में टाइम लगेगा यहाँ पे, और इसको कहते हैं हम फिक्स्ड मिरर को M1, और ये वाली मूवेबल मिरर है जो कि मूव होगी इधर इधर, तो इसको कहते हैं L1, ठीक है। अब आपको दोनों ही केस पता चल गए होंगे। देन हम चलते हैं आगे, कंस्ट्रक्शन यानी कंपोनेंट्स के क्या क्या है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होती है यानी लेजर लाइट, या तो वो मरकरी लैंप हो, सोडियम लैंप हो, या लेजर हो, जो कि हम प्रोवाइड कराती है कोहेरेंट लाइट्स को। बीम स्प्लिटर स्प्लिट कर देता है, जो कि 45 डिग्री एंगल पे घुमा के रखा गया होता है, टेढ़ा टिल्ट करके, जो कि रिफ्लेक्ट कर देता है 50% लाइट को वापस और 50% को आगे भेज देता है।
जो मिरर M2 होता है मूवेबल मिरर, वो ऊपर लगा हुआ होता है माइक्रोमीटर स्क्रू के ऊपर, जो कि डिस्प्लेसमेंट करता है मेजरमेंट को, ठीक है, मेजरमेंट को यहाँ पे जितने भी डिस्प्लेसमेंट होती है उसको मेजर करेगा। और एम्बर जो होता है वो फिक्स होता है, वो स्टेशनरी मिरर होता है। कंपनसेटिंग प्लेट क्या होती है कि सेम जो मैंने आपको दिखाया, ये क्या है, तो ये जो प्लेट होती है ना वो सेम मटेरियल की बनी हुई होती है और सेम थिकनेस की भी होती है जैसे बीम स्प्लिटर होती है, बस खाली उसका थोड़ा सा काम अलग ये होता है कि वो एलिमिनेट कर देती है ऑप्टिकल पाथ को डिफरेंस ड्यू टू ग्लास, ठीक है। यहाँ पर आपके आके जितने भी ऑप्टिकल पार्ट थे वो डिफरेंस हो जाते, उसको गायब कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं ग्लास के कारण, ठीक है। दोनों एक ही लाइन बन जाती है यहाँ पे आगे। अब देखो जो लास्ट में हम आई बीमिंग देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं इंटरफेरेंस फिंगर के हिसाब से कि क्या आ रही है, और फिर इंटरफेरेंस फिंगर के हिसाब से लैम्डा बाई 2 या 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाय लैम्डा बाई 2, ऐसे दो फॉर्मूले थे, एक डार्क के लिए था एक वाइट के लिए था। ये फॉर्मूले मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे यहीं पर, एक ये डार्क के लिए, ये ब्राइट के लिए था, ये डार्क के लिए। इससे फिर हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या डिफरेंस हुआ है, ठीक है। वर्किंग क्या है, देखो वर्किंग मेरे को खास मिली नहीं इसकी। कुछ तो इनिशियल कंडीशन में क्या होती है कि जो मिरर होते हैं वो एडजस्ट करे जाते हैं ऑप्टिकल पाथ के, जो कि बराबर होते हैं, बाद में सर्कुलेट और स्ट्रेट लाइन फॉरेन रिपेयर के लिए लगा दी जाती है। उसके बाद जो मिरर होते हैं M2 वो मूव कर रहा होता है, M1 तो फिक्स ही होता है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ चेंज जैसे होती है तो उसको मेजर कर लिया जाता है 2D के हिसाब से, और फिंगर शिफ्ट हो जाती है हमारी, तो ईच फ्रिंज जो होती है वो शिफ्ट होती है कोरस्पॉन्ड टू द लैम्डा 2 डिस्प्लेसमेंट के साथ में। बस इतनी ही वर्किंग मिली थी मुझे। वैसे वर्किंग जो मैंने बताई वो भी आप चाहो तो खुद लिख सकते हो। देन आगे चलते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो वेरी हाई एक्यूरेसी होती है इसकी, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, नॉन कांटेक्ट मेथड है, लेजर के थ्रू कर रहे हैं हम, सुटेबल होती है माइक्रो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो सेंसिटिव होती है वाइब्रेशन के साथ में, टेम्परेचर एयर टर्बुलेंट इफेक्ट रिजल्ट करता है इसका, अलाइनमेंट करती है क्रिटिकल, और लिमिटेड मेजर रेंज भी होती है इसकी, ठीक है। दूसरे पर आ रहे हैं हम, तो दूसरा है हमारा एप्लीकेशन लेजर इंटरफेरियोमीटर, ठीक है। पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था थोड़ी देर पहले मिल्सन इंटरफेरियोमीटर, अब की बार हम लेजर पढ़ रहे हैं। 7 मार्क्स के अंदर AKTU के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने लिख लिया। और इस क्वेश्चन को उतारने का मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, अगर मैं इसको उतारता तो आज लेक्चर ये अपलोड नहीं हो पाता, ये लेक्चर कल मुझे अपलोड करना पड़ता, इसलिए मैंने सोचा कि इसके नोट्स बनाए बिना ऐसे ही उसका PDF बना देते हैं। तो लेक्चर इंटरफेरियोमीटर होता है, जो लेक्चर कह रहा हूँ, लेजर इंटरफेरियोमीटर जो होता है, लेजर इंटरफेरियोमीटर भी एक हाई प्रेशर ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि यूज हम लेजर लाइट का यूज करके, सोर्स का प्रिंसिपल जो इसका सेम ही है, सब कुछ सेम है, बस खाली यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, एक लेजर लाइट का यूज कर रहे हैं हम। देखो इसके अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, बहुत स्मॉल चेंजेस या वेलोसिटी, वाइब्रेशन, स्ट्रेंट, अलाइनमेंट, मशीन टूल, एक्यूरेसी, और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि इंटरफेरेंस कराना कोहेरेंट लेजर बीम्स का, दो अलग अलग बीम्स का, जिसके साथ में एक लेजर बीम स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। जब एक लेजर बीम स्प्लिट हो जाती है रेफरेंस बीम में, दूसरी मेजरिंग बीम में, ठीक है। इसका डायग्राम देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके समझ में आएगा, लास्ट में हम उसको कंबाइन करा देते हैं, जिसके कारण हमें क्या होती है, इंटरफेरेंस फिंगर्स मिलते हैं, और इंटरफेरेंस फिंगर को हम जो है मेजर करके बता सकते हैं कि कितनी वेवलेंथ या कितना चेंज आया है। बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, तो लेजर सोर्स इसके अंदर लगा हुआ होता है जहां से लेजर निकल रही है, हीलियम की निकलती है इतने वेवलेंथ के साथ में, हाई वेवलेंथ होती है इसकी स्टेबल, बीम स्प्लिटर लगा हुआ होता है, फिक्स पोजीशन। अब डायग्राम देखो आप सीधा इसका, सब छोड़ दो, डायग्राम पे आ जाओ। देखो डायग्राम ये है, यहाँ से हमारी लेजर निकल रही है, बीम स्प्लिटर क्या कर रहा है, एक तो इधर पार्ट तोड़ दे रहा है, एक पार्ट इधर तोड़ दे रहा है, दो पार्ट में तोड़ दे रहा है उस लाइट को। अब लाइट टूटने का देखो इधर आती है, और यहाँ से बीम एक्सपेंडर से एक्सपेंड होकर दो पार्ट में और टूट जाती है, ठीक है, स्पेसिमेन पर आ रही है। अब देखो जो यहाँ से दूसरी पार्ट जो गई थी हमारी लाइट की, वो मिरर से टकरा के फिर यहाँ पे मिरर से टकरा के इधर आती है, और यहाँ से भी एक्सपेंडर की हेल्प से टूट कर स्पेसिमेन पे ही जाती है। स्पेसिमेन अगर आगे पीछे हिलेगा डुलेगा तो हमें पता चल जाएगा, और इस दोनों की सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है एक हमारी आई कह लो, या फिर माइक्रोमीटर जो हमने लगा रखी है उसके ऊपर। तो बस इसका सिमिलरली यही काम होता है, एक लाइट आएगी उसको तोड़ देंगे हम,
तोड़ के एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर घूम कर आएगा पूरा का पूरा, लास्ट में दोनों के दोनों पार्ट यहाँ पर आके कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होके हम उसके अंदर जो फिंगर्स बनेंगे उसी फिंगर्स के साथ में हम एनालाइज कर लेंगे। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग देख लेते हैं। देखो तो इसके कुछ ये कंपोनेंट्स लिखे पड़े हैं, अरे मिट जा भाई। इसके जो वर्किंग है वो देख लो पहले। आपकी लेजर एमिट होती है माइक्रोवेनेटिक लाइट से, स्प्लिटर दो पार्ट में तोड़ देता है, और जो एक है वो रेफरेंस मिरर के पास जाती है, दूसरी मेजरिंग मिरर के पास जाती है, दोनों बाद में कंबाइन होते हैं। इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है, इसके को हम डिपेक्ट कर लेते हैं उनकी फ्रिंजेस को, एंड देन उसी को हम कैलकुलेट करके डिस्प्ले डिजिटली दिखा देते हैं। एप्लीकेशन कहाँ का है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, सीएनसी में यूज करा जाता है, सीएमएम में यूज करा जाता है। प्रिसिशन जहाँ पे चेक होती है वहां पे, स्पेस रिसर्च में और ऑप्टिकल टेस्टिंग में। एडवांटेजेस क्या है कि हाई प्रिसिशन होती है इसकी, नॉन कंटेक्ट मेजरिंग होता है, डिजिटल आउटपुट होता है, सुटेबल होता है लॉन्ग रेंज मेजरमेंट के लिए एंड ऑटोमेशन डाटा प्रोसेसिंग। लिमिटेशंस क्या है कि एक्सपेंसिव होता है बहुत, और इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं देता है, सेंसिटिव होता है इन्वायरमेंट से, ठीक है। बहुत अच्छा अलाइनमेंट चाहिए आपको, रिक्वायर्ड स्केल अलाइनमेंट, एंड साथ ही साथ में ऑप्टिकल पार्ट जो होती है उसकी क्लियर होनी चाहिए, बीच में डस्ट नहीं होना चाहिए। अगर डस्ट हुआ या कुछ और हुआ पार्टिकल्स तो दिक्कत हो जाएगी, एरर आ जाएगा इसके अंदर, हमें ढंग से रीडिंग नहीं मिलेगी। ये डायग्राम भी आप समझ गए होंगे। देन हम शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखो, मैं आपको एक 7 मार्क्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। यहाँ से अगर जिनको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है वो यहाँ से जा सकते हैं, मैं उनको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। जाते जाते बस खाली एक लाइक कर देना और बस आपका काम खत्म हो गया, यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन जो लोग सच में चाहते हैं कि उनके 7 मार्क्स झोले में गिर जाए, तो इस पूरे मेजरमेंट के अंदर मुझे एक ऐसी यही वाली यूनिट लगी जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है यूनिट, मतलब न्यूमेरिकल को लेकर। न्यूमेरिकल बहुत बहुत आसान है इसके, ज़्यादा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो मुझे लगा ये न्यूमेरिकल आपको पढ़ा देना चाहिए। और न्यूमेरिकल पेपर में हर बार पूछा जाता है, मतलब 3-4 साल से लगातार आ रहा है। बट जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो इसके बाद पढ़ाऊंगा, वो वाला आ रहा है। बट पहले आप करना सीख लो किस तरीके से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, आप एक होल और शाफ्ट को फिट करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कहेगा कि आपको एक होल और शाफ्ट को फिट करना है, जिनको रिप्रेजेंट करा जाएगा कुछ इस टाइप से। पिछली बार हम कुछ इस टाइप से करते थे, 60, उसके बाद लिमिट ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। बट इस बार कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, द फॉलोइंग टॉलरेंस फैक्टर जो दे रखा है हमें, ये एक चीज दे रखी है हमें इस क्वेश्चन के अंदर में, जहां पर हमें डी जो है वो ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर है, तो मल्टीपल ये 825 के है, तो फंडामेंटली जो हमारा सी जो है, सी बताऊंगा मैं आपको सब कुछ डिटेल से, चिंता मत लो। इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है और हमें डिटरमाइन बिटवीन डायमीटर दे रखा है 50 और 80, ठीक है। अब मैं समझाना शुरू करता हूँ। अब देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है, तो आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, 3 फॉर्मूला है यहाँ पे, जो 3 पॉइंट मैंने लिखा है। सबसे पहला ये है कि आपको डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, कि डी बराबर होता है D1 मल्टीप्लाई बाय D2। D1 D2 यहाँ पे है क्या, एक तो होल का डायमीटर, एक शाफ्ट का डायमीटर, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि जो आई है आपकी, इसका एक फॉर्मूला होता है, और आई को एक नाम से और जाना जाता है, आई को एक नाम से और जाना जाता है। आई का जो नाम होता है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख रखा है, टॉलरेंस फैक्टर, ठीक है। टॉलरेंस फैक्टर ये क्वेश्चन में ही गिवन होता है, नहीं भी होता तो ये वैल्यू ऐसी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। 2 चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब तीसरी चीज समझो कि जैसे ये बेसिक साइज ये हो गई आपकी, ये होल हो गई और ये शाफ्ट हो गई, तो इस शाफ्ट से यहाँ तक की दूरी अगर क्वेश्चन में दे रखी है, एफडी की वैल्यू दे रखी है तभी मानना, अगर नहीं दे रखी है तो बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर शाफ्ट को भी बना देना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे शाफ्ट आ जाएगा और यहाँ पे होल आ जाएगा। अगर एफडी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो एफडी दूरी मान लेना, यानी कि फंडामेंटल डेविएशन। और अगर होल में भी एफडी दे रखी है तो इधर से लेके इधर तक भी आप मान लेना फंडामेंटल डेविएशन। बस इतना ही करना है आपको। होल की अपर लिमिट, लोअर लिमिट, बीच का हिस्सा टॉलरेंस, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, बीच का हिस्सा टॉलरेंस, और ये ग्रेड है और ये बेसिक साइज है। 3 चीज तो आपको पता चल गई। जब क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन में करना है क्या। अब देखो, क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन थी इसकी 60H8C8। अब देखो ये है क्या, 60 जो है यहाँ पर है वो तो बेसिक साइज है, जैसा कि हर बार हुआ करता था पहले भी। H का मतलब यहाँ से होल, 8 का मतलब IT ग्रेड,
ठीक है, यानी इतना स्टैंडर्ड का है वो। आगे बात करें तो सी से मतलब यहाँ पे साफ्ट है। देखो क्वेश्चन में कभी कभार सी लिखा होता है, कभी कभार जी, कभी कभार छोटा एच, कभी कभार के, पीछे कुछ भी लिखेगा। देखो अगर आगे एच लिखा है तो होल और पीछे वाला साफ्ट, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पीछे वाला साफ्ट। तो उसकी जगह एबीसीडी में कुछ भी लिखा होता है और एच से 8 से है हमारा यहाँ पे फिर आईटी ग्रेड, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में हमें कह क्या रहा है, वो कह ये रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर होल की और साफ्ट की मैक्सिमम मिनिमम लिमिट पता करनी चाहिए, जो है लिमिट पता करनी है आपको, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। सबसे पहले डी निकाल लो, d1 मल्टीप्लाई बाई d2, क्वेश्चन में ही गिवन है। देखो डायमीटर एक का 50, एक का 80, आपने मल्टीप्लाई किया, निकाल लिया, ये mm में आया है, ठीक है। आगे देखो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, आई वाला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, काम आएगा आपके। तो इसमें वैल्यू डी की हमने निकाली है, वो रख दी है बस खाली, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इतनी वैल्यू आ गई आई की। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको सॉल्व करने का जो हमारी वैल्यू आई वो आई माइक्रोन में, माइक्रोन से उसको मीटर में मतलब मिलीमीटर में बनाने के लिए, mm में बनाने के लिए हमने उसके अंदर 1000 से डिवाइड किया है, ठीक है। 1.85524 को हमने 1000 से डिवाइड किया, तो 1000 को मैंने ऐसे लिख रखा है, आप मर्जी मतलब जैसे मर्जी वैसे लिखना है, डिवाइड भी करोगे तो भी इतना ही आएगा, इतना आ गया। अब देखो मिनिमम साइज ऑफ होल होता क्या है, वो ये होता है बेसिक साइज प्लस फंडामेंटल डेविएशन। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको जो डेविएशन मिली है, देखो फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट, यहां पर आपको कहीं पे भी, पूरे क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं, द फिट ऑफ अ होल एंड शाफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, द फॉलोइंग इन द टॉलरेंस फैक्टर जो हमें दे रखी है वो इतनी दे रखी है, वेयर डी इज द ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर, द मल्टीपल ऑफ द ग्रेड एट इज 25, द फंडामेंटली डेविएशन फॉर शाफ्ट, शाफ्ट की तो दे रखी है देखो ये माइक्रोन्स में, लेकिन द डायमीटर इज बिटवीन इतना इतना, हमें होल की नहीं मिली है। जब इसको होल की हमें डायमीटर नहीं मतलब डायमेंशन नहीं मिली तो हम मान के चलते हैं 0, ठीक है। जिसकी नहीं मिली होती उसकी 0 मान लेते, तो ये हमने मान ली 0। तो बेसिक साइज हमें पता था 60 से 60 mm इसका आ गया, मिनिमम साइज ऑफ होल आ गया हमारा। मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम साइज ऑफ होल की बेसिक साइज प्लस टॉलरेंस, टॉलरेंस। अब देखो टॉलरेंस का फॉर्मूला जो होता है कि टॉलरेंस अगर आप H8 के लिए निकाल रहे हो तो 25 मल्टीप्लाई बाय आई, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर 8 के नहीं निकाल रहे हो तो 25 मल्टीप्लाई बाय आई, और अगर 7 के लिए निकाल रहे हो तो 16 मल्टीप्लाई बाय आई, ये दोनों याद रखना। वैसे तो डाटा बुक से देख के हम मैच करते हैं इनको, बट आप ऐसे भी याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 8 और 7 का। तो 8 के लिए 25 मल्टीप्लाई बाई आई, आई हमने थोड़ी देर पहले निकाला, ये रहा, इस आई की वैल्यू उठा के हमने कहां पे रख दी, इसके अंदर ये क्वेश्चन आया और यहां से हमें टॉलरेंस मिल जाती है। अब इस टॉलरेंस को उठा के इसमें रख देना है हमको, तो हमें मैक्सिमम साइज ऑफ होल भी मिल जाएगा, बेसिक साइज प्लस टॉलरेंस, इन दोनों की वैल्यू ये पुटअप हुई और ये आ गया आंसर। अब हमें होल की तो मैक्सिमम भी मिल गई और मिनिमम भी मिल गई, मैक्सिमम भी मिल गई और मिनिमम भी मिल गई। अब बात आती है शाफ्ट की, शाफ्ट के लिए हमें डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट का ये होता है कि बेसिक साइज प्लस फंडामेंटल डेविएशन, पर ये 0 नहीं है इस केस में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम 0 मानते। अब देखो क्वेश्चन में कैसे गिवन है, क्वेश्चन में डाटा मिला हुआ है हमें कि ये है फंडामेंटल ऑफ साइज और डेविएशन की -95 प्लस 0.8 इंटू डी, तो हम उसको क्वेश्चन में रख देंगे यहाँ पे लाके। देखो 95 बेसिक साइज तो हमें पता है, बेसिक साइज तो हमें पता है, हमें खाली पता नहीं है तो फंडामेंटल डेविएशन, तो पहले हम फंडामेंटल डेविएशन निकाल लेते हैं। 95 प्लस 0.8 इंटू डी, बाहर माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल एज इट इज, डी की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हुई, माइनस में आई, जितना भी कैलकुलेट हुआ लास्ट में देखो माइक्रोन में आया, कुछ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें माइक्रोन में गिवन था। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो mm में, इसलिए हमने 1000 से फिर डिवाइड किया, एंड देन सिमिलरली जो ये वैल्यू आ रही है ये आ गई फंडामेंटल ऑफ डेविएशन की। अब इसकी वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 to 3, तो मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट आएगी वो बेसिक साइज प्लस की फंडामेंटल साइज। अब माइनस की इसलिए क्योंकि यहां पे माइनस था, ठीक है। बाद देखिए फॉर्मूले में प्लस ही है, तो जितना फॉर्मूला सॉल्व होकर आएगा तो ये हमारी मिनिमम साइज आएगा। अब बात आती है मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट की।
कि मैक्सिमम साइज कितनी है, तो मिनिमम साइज माइनस टॉलरेंस, तो मिनिमम साइज हमारी इतनी आई, और जो टॉलरेंस है वो हमने पहले ही निकाली थी, टॉलरेंस इक्वल ही होगी दोनों केस में, तो टॉलरेंस की जो वैल्यू थी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी वो ये रही, तो टॉलरेंस इसमें से घटा दिया तो इतनी आ गई। लास्ट में आप दिखा सकते हो कि मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, और साथ ही साथ में मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, चारों की वैल्यू लिख दो, आंसर आपके पूरे 7 के 7 मार्क्स। अब देखो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप कि आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज बिना डाटा चेंज किए एकेटीयू के अंदर 3-4 साल से लगातार आ रहा है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो मेरी मानो, तो अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को रट दो, ठीक है, एज इट इज वैल्यू सहित, क्योंकि ये क्वेश्चन एकेटीयू में आएगा, और आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, बट ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता रहा हूँ आएगा। अगर न्यूमेरिकल आया तो यही आएगा इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द डायमेंशन एंड टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट एंड होल हैविंग साइज ऑफ ये फिट, ऑल्सो फाइंड द अलाउंस यानी मिनिमम क्लियरेंस। अब देखो इसका मतलब क्या आपको समझ में आ गया, वो 30 तो बेसिक साइज, h यहाँ पे होल, और 7 IT ग्रेड, और दूसरा h यानी सॉफ्ट, और 8 यहाँ पे IT ग्रेड, ठीक है। तीनों पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, उसी हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है। अब देखो डायग्राम में ना तो इस FD की बात करी गई, ना ही क्वेश्चन में इस FD की बात करी गई, यानी दोनों FD की वैल्यू यहाँ पे 0 है। देखो पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं सॉफ्ट या होल की FD दी हुई है? नहीं दी हुई, पिछले वाले क्वेश्चन में दी थी, तो यानी इस वाले क्वेश्चन में दोनों FD की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब देन क्वेश्चन शुरू करते हैं। D फॉर डायमीटर, मतलब हमारी मीन, ज्योमेट्रिक मीन जो आ रही है D1 मल्टीप्लाई बाय D2। अब देखो D1 की यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसकी हेल्प से बुक खोल के, जो हमारी बुक आती है डाटा बुक, उसके अंदर जाके निकालेंगे D1 की वैल्यू। तो उसमें मेरे को टाइम लगता, मतलब आपको टाइम लगेगा सीखने में किस तरीके से। तो बेसिकली आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस वाले क्वेश्चन में जो हमारी D की वैल्यू है, D1 की वो 18 है और D2 की हमें गिवन है 2, ठीक है, होल। इन दोनों की मल्टीप्लाई 23.2 mm। आई की वैल्यू जो हमने, ये फॉर्मूला हमें मैंने कहा था याद रखना, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो D की, हमें आई की वैल्यू माइक्रोन में आ जाएगी, माइक्रोन में डिवाइड करो 1000 से तो वैल्यू आ जाएगी मिलीमीटर में यानी mm में। तो पहला केस आपको मिनिमम साइज ऑफ होल निकालना है, तो बेसिक साइज प्लस फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल की बात ही नहीं हुई तो 0 करो इसको, 30 mm आ गया हमारा यहाँ से, सिंपल। आगे दूसरा मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है कि बेसिक साइज प्लस टॉलरेंस, टॉलरेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, मैंने कहा था टॉलरेंस इस बार हम निकालेंगे होल की, तो होल की वैल्यू h के साथ 7 लिखी पड़ी है IT ग्रेड में, तो 7 के साथ मैंने कहा था आपको कि 7 के साथ जब भी आएगा तो 7 के साथ 16 इंटू आई, और अगर 8 के साथ तो 25 इंटू आई। ये दोनों याद रखना, दोनों ही, बस खाली यही दोनों पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो 16 इंटू आई, 16 इंटू आई, अंदर मल्टीप्लाई करके mm में आ गया आंसर। तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल हमने इसको ऐड कर दिया, यानी इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दिया, देन आ गई। मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट जो है हमारी, वो बेसिक साइज प्लस फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन की बात नहीं हुई तो इसको 0 बनाया, देन 30 mm ये भी आ गई हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, तो बेसिक साइज माइनस टॉलरेंस। इस बार जो टॉलरेंस है वो अलग आएगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो H7/H8 था, तो 8 के लिए फॉर्मूला होता है 25 इंटू वाई, ना कि 16 इंटू वाई। पिछली बार जो हमने टॉलरेंस निकाला वो 16 के लिए निकाला है, बट इस बार जो निकाल रहे हैं वो 25 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। 25 इंटू वाई मल्टीप्लाई किया, mm में निकाला। अगर देखो ये जो आ रही है हमारी, ये पूरी की पूरी mm में आ रही है, माइक्रोन में नहीं आएगी, तो ठीक है, इसकी वैल्यू उठाई, यहाँ पे रखी, इसको घटाया, इसको। तो लास्ट में जो देखो मैक्सिमम साइज ऑफ होल, अगर आप ऐसा लिख दोगे तो और अच्छा है, मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज, तो ये हमने लिख दी सारी की सारी। अब देखो लास्ट में एक चीज हमसे और पूछी थी, अलाउंस। अलाउंस मतलब होता है कि मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो मिनिमम साइज ऑफ होल कितनी है हमारी 30, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट कितनी है 30, तो 30 माइनस 30 कितना आ गया 0। तो यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाता है खत्म, और यहीं पे इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 5 भी हो जाती है खत्म। बस खाली आप एक लाइक कर दो, पूरी की पूरी सब्जेक्ट खत्म हो गई। यहाँ पे एक लाइक तो बनता है, मेहनत लगती है सही में भाई, लोग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और शेयर कर देना, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी सी सपोर्ट दिखा दो। बिल्कुल नया चैनल है, फ्री में तो सच बताऊं तो कोई नहीं हेल्प करेगा आपकी इतनी, क्योंकि सबको यहाँ पैसों का लालच है। मैं यहाँ फ्री में हेल्प कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ आपको, तो आपको बस सिर्फ एक लाइक करना है, ठीक है।
कमेंट कर दो क्वेश्चन सॉल्व करके, जो मैंने क्वेश्चन बताया था पहले उस क्वेश्चन को जाओ सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, देन कमेंट जरूर से कर देना। अगर कुछ भी नहीं कमेंट करना तो बता दो, आंसर बता देना कमेंट में, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। देन मैं मिलता हूँ अब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए डू योर बेस्ट इन एग्जाम, ठीक है। देन बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको अब नेक्स्ट सेमेस्टर में नए सब्जेक्ट के साथ। तो ये हमारा इस सब्जेक्ट के जो सीरीज चल रही थी यहाँ पर हमारी जो है पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। बस आप हमेशा ध्यान रखना पेपर टाइम में पहला पॉइंट आपका ये है, अगर आप चाहो तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि देखो हाउ टू राइट। आप कितना लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप कैसे डायग्राम बना रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके नंबर। तो आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखने की कोशिश करना, और चाहो तो मैंने जैसे नोट्स बनाए हैं उस तरीके से भी आप गो थ्रू कर सकते हो, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, ब्लॉक डायग्राम हो गए या पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं। दूसरा पॉइंट नंबर ये आता है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, जैसे पहला पॉइंट तो हो गया कि आप हाउ टू राइट किस तरीके से कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्लीन है कि नहीं, ठीक है। क्लीन से मेरा मतलब यहाँ पे हैंड राइटिंग से नहीं है, हैंड राइटिंग कैसे भी हो, बस खाली वो रीड हो जाए, ठीक है। पहला आप लिख कैसा रहे हो, दूसरा आपका लिखा हुआ दिख कैसा रहा है, मतलब वो पढ़ने लायक है कि नहीं, बस खाली ये 2 पॉइंट मेन है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो पूरा थ्योरी आप पढ़ोगे दैट द वेस्ट ऑफ द टाइम। बस खाली आप क्या करना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना, जिस शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, वहां पर आपको सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप पढ़े छोटे छोटे टॉपिक के पॉइंट्स बनते गए, उन पॉइंट्स को मेंशन करते जाओ। मेंशन करने के बाद उनको शॉर्ट नोट से आप पढ़ाई करना। देखो मेरे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको तभी भी हाईली रिकमेंड करूंगा कि मेरे नोट्स इज लाइक मेरी पीपीटी है, वो पीपीटी आपके किसी हेल्प नहीं आने वाली। उससे अच्छा मेरा ओपिनियन सजेशन ये रहेगा कि आप टेलीग्राम से नोट्स अगर ले भी रहे हो, डाउनलोड भी कर रहे हो, या अपने नोट्स बना रहे हो, तो अपने शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। यही आपको नंबर गेन करवाने में हेल्प करेंगे। जितना शॉर्ट नोट होगा, जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी, उतना अच्छा आपके नंबर आएंगे। तो ये 3 पॉइंट है, बाद बाकी सब्जेक्ट आपको डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, स्किप कर सकते हो बहुत सारे टॉपिक, बस खाली ध्यान रखना आप किस तरीके से लिख रहे हो, अच्छे तरीके से वो समझ में आ रहे हैं एग्जामिनर को कि नहीं, और अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर ही पढ़ना। देन यही 3 पॉइंट थे जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। मैंने यहाँ पे 3 स्टार भी बना दिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको एक्स्ट्रा वीडियो में मिलेंगे, नोट्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वीडियो देखने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आप अगर ध्यान दोगे तो इजीली इसमें नंबर उठ जाएंगे। तो देन कंटिन्यू।